हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेपर। डियर, आरआरबी जेई सीबीटी वन का रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आई होप आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेकआउट कर लिया होगा और अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आप में से कौन से स्टूडेंट्स सिलेक्टेड है नेक्स्ट स्टेजेस के लिए और कौन स्टूडेंट्स बेसिकली को नेक्स्ट स्टेज का प्रिपरेशन नहीं करना है बल्कि नेक्स्ट आरआरबी का सेगमेंट का वेट आउट करना है। ओके, तो अगर आप सभी ने अपना रिजल्ट चेकआउट कर लिया है तो अब आपको जरूरत पड़ेगी कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हम सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की, कि किस तरीके से प्रिपेयर करें इस नेक्स्ट 15 20 25 सर कितने दिन बाद एग्जाम होगा, वो एग्जाम जब भी होता है उस 15 20 दिन का हम कैसे बेटर सदुपयोग कर सकें। तो इसी के लिए आप सभी के लिए एक बेहतरीन एनालिसिस में लेकर आया हूँ। लास्ट ईयर जब आपके पास लास्ट टाइम जब आरआरबी हुआ था यानी 2019 में, तो आपके मल्टीपल शिफ्ट्स के पेपर्स का प्रॉपर एक एनालिसिस करके कि आपके पास क्या सब्जेक्ट वेटेज रहा था उन पेपर्स में, क्या एवरेज मार्किंग्स रही थी उन पेपर्स में। अगर वो चीज आपको क्लियर हो तो उसके बेसिस पे हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि आपको इस 15 20 दिन का क्या बेटर यूजेज आप कर सकते हैं जिस तरीके से आप बेहतरीन रिजल्ट्स आप अपने सीबीटी 2 के एग्जाम्स में देख सकें। ओके, तो वी विल सी आउट अबाउट सब्जेक्ट टाइम एनालिसिस के आपके पास जो लास्ट ईयर का पेपर था, अगर उसको देख के हम एनालाइज करें कि क्या मार्किंग स्कीम्स रही थी उस पेपर की, तो पहले वो चेकआउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी विल चेकआउट के 2019 के जो पेपर थे उनका एनालिसिस क्या होता। अगर यहां पर मैं देखता हूं तो आप सभी का चिर प्रतिचित सब्जेक्ट यानी आपका बीएमसी, बिल्कुल बिल्डिंग मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो आपके पास एवरेज मार्क्स अगर मैं देखता हूं तो 20 मार्क्स का आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिला था 2019 के पेपर्स में, ये एवरेज मार्किंग है। तो अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया क्योंकि 20 मार्क्स काफी बड़ा नंबर लेके चलता है आपके पूरे पेपर के अंदर। पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आपका जो आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पेपर रहता है, जो आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पेपर रहता है, आप सभी को पता होगा उसके अंदर दो स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। एक स्टेज आपका होता है नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट का और एक स्टेज रहता है आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स का। टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यहाँ पर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में 50 क्वेश्चंस ईच आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें 50 क्वेश्चंस +1 - 1/3, ये आपके पास सेम मार्किंग स्कीम है। दोनों ही आपके पास जो जोन्स है, दोनों ही नॉन टेक और टेक्निकल का जो आपके पास जोन रहने वाला, दोनों के अंदर मार्किंग स्कीम सेम है। अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करता हूँ तो मार्किंग स्कीम आपकी सेम रहने वाली है, दैट विल बी +- +1 एंड -0.33। ये मार्किंग स्कीम आपको इस पूरे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेक्निकल पोर्शन है वो 100 मार्क्स का है। तो आप सभी जो सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कोर जो है परफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ से भी हम किस तरीके से परफॉर्मेंस हमको बेहतर देनी है वो भी हम चेकआउट करेंगे आने वाले कुछ सेशंस में। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो टोटल इन 100 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज अक्रॉस ऑल शिफ्ट्स आपको बीएमसी से देखने को मिले थे। वहीं पर अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि एवरेज अगर मैं मार्क्स देखता हूं सभी आपके पास शिफ्ट्स में तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। अगर हम आरसीसी की बात करें तो आरसीसी का अगर एवरेज मार्किंग स्कीम आप चेक करते हैं तो ये 12 मार्क्स का आपको देखने को मिला। अगेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीजन है 10 मार्क्स का जो बैरियर है वो क्रॉस कर चुका है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, अगेन देखो अभी के ट्रेंड के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस काफी देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है पेपर्स में ट्रांसपोर्टेशन, इधर भी एवरेज मार्किंग आप चेक करते हो तो 14 मार्क्स का आपको देखने को मिला था। अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर आपको टोटली 11 मार्क्स क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं आपको इन सब्जेक्ट से। तो अगेन ये दोनों सब्जेक्ट भी आपके लिए काफी जरूरी हो जाएंगे। स्टील की बात करें तो 7 मार्क्स। अगर हम बात करें सर्वे की तो सर्वे आपको 4 मार्क्स का देखने को मिला। वहीं पर अगर फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन्स और ओसीएफ को जोड़ते हैं तो टोटल देयर वर 5 मार्क्स 5 क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स। अगर हाइड्रोलॉजी इरिगेशन की बात करें, अगेन आपको 2 मार्क्स की हाइड्रोलॉजी इरिगेशन देखने को मिली थी। सॉइल यानी आपका जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, यहां पर भी आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिले। अगर हम बात करें एस्टिमेशन कोस्टिंग की, एस्टिमेशन कोस्टिंग से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिले और ऑटो कैड से भी आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिले, जिसमें से 2 3 क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी लेवल के थे। तो अगर हम बात करें अगर इन सब्जेक्ट्स की बात करें
तो इन सब्जेक्ट्स को हमको नेक्स्ट 15-20 दिन में किस तरीके से हम हमारी एक स्ट्रेटजी बनाएं कि यहां से हम मैक्सिमम मार्क्स जो है अर्जित कर सके। तो देखो, मेरा आपसे कहना ये रहेगा कि आपके पास जो सब्जेक्ट्स है उनको आप ब्रॉडली अगर डिवाइड करो तो वो दो कैटेगरीज में यहां से तोड़ सकते हो आप। कैसे तोड़ सकते हैं हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में? अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट्स की, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका बेस स्ट्रक्चर में मिलेगा, तो कुछ सब्जेक्ट्स है आपके पास। अगर मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को डिवाइड करूं तो यहां से हम इसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। एक है आपके पास स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट्स, और दूसरे सब्जेक्ट है आपके पास वाटर या सॉइल बेस्ड सब्जेक्ट, वाटर या सॉइल बेस्ड सब्जेक्ट्स, ठीक है। और तीसरे आपके पास मिसलेनियस हो जाता है, तो उसको भी अपन किसी कैटेगरी में डाल देंगे। तो अगर स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट में बात करें तो आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आरसीसी, स्टील, ठीक है। उसी के साथ साथ हम बात करें तो यहाँ पर मटेरियल्स आते हैं, तो मैं इसको बीएमसी को भी यहाँ पे डालना चाहूंगा, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। उसी के साथ में अगर अपन इधर साथ में लेना चाहे तो अगेन स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट्स में आप जो है बेसिकली यहाँ पर एस्टिमेशन कोस्टिंग डाल सकते हैं, ईएनसी एस्टिमेशन कोस्टिंग। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जियोटेक, सॉइल इंजीनियरिंग आपका। उसके अलावा आप देख सकते हैं आपके पास हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एफ एम एच एम ओ सी एफ, ये कपल जो है आपके पास पूरा, ये इसके अंदर आप पुट आउट कर सकते हैं। अगेन इसके अंदर मैं सर्वे को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, आई कैन इंक्लूड सर्वे इन दिस ऑल्सो, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, दैट यू कैन ऑल्सो कपल हियर, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस जो आपके सब्जेक्ट्स है जो कि आपके पास इन दोनों से ही कुछ खास नाता नहीं रखते, वो सब्जेक्ट्स को अगर हम देखें तो कुछ मिसलेनियस आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन। एक सब्जेक्ट आ जाता है आपके पास ऑटो कैड, ठीक है। और आपके पास कोई सब्जेक्ट बस तो नहीं गया इसके अंदर? ओके, सो डन। ये आपके पास तीन, अगर बेसिक आप अगर यहाँ ब्रेक डाउन करना चाहे अपने सब्जेक्ट्स का, तो कुछ ऐसा ब्रेक डाउन आप कर सकते हैं कि या तो आपके स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट्स है, या फिर वाटर एंड सॉइल बेस्ड सब्जेक्ट हो गए, या फिर आपके पास कुछ मिसलेनियस सब्जेक्ट हो गए। अब मामला आता है यहाँ पर कि सर हमको दिन में कितना पढ़ना है, किस एरिया पे ज्यादा जोर देना है। तो अगर वेटेज वाइज अगर अपन बात करें ना, वेटेज वाइज वो सब्जेक्ट्स जो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रीजन है आरआरबी में सालों से उनका वेटेज देखा गया कि काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो एक तो पहली बात ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में भी मैं रेलवे इंजीनियरिंग को इसमें काफी इंक्लूड करना चाहूंगा। रीजन क्या है, रेलवे खुद अपना पेपर ले रहा है, तो रेलवे इंजीनियरिंग अच्छा खासा लेवल का पूछा जा सकता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आपके पास मैं बात करना चाहूंगा आरसीसी, जो अगेन यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसी के साथ बीएमसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द लॉट, ठीक है। इसी के साथ साथ एस्टिमेशन कोस्टिंग भी काफी पूछा था, लेकिन अगेन इसके साथ में अगर अपने को मेजर में गिनना है तो आपके पास यहाँ पर जियोटेक में भी ले सकते हो। उसके अलावा अगर आप बात करें तो सर्वे और ईएनसी में से ईएनसी का प्रायोरिटी आपको थोड़ा सा ज्यादा रहेगा कि यहाँ से ईएनसी आपको ज्यादा पूछा जाता है। तो जो मैंने हाईलाइट किए सब्जेक्ट्स, ये वो सब्जेक्ट्स है जिनका वेटेज ट्रेडिशनली काफी ज्यादा देखने को मिला है आपको पूरे आरआरबी के पैटर्न्स के अंदर, ठीक है। आप प्रीवियसली उससे पहले के पेपर्स देखोगे तब भी ये आपके पास ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अगेन अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ से सोम एंड टॉस भी आप इंक्लूड कर सकते हो इसके अंदर, सोम टॉस भी आपके पास 7-8 नंबर का आपको देखने को मिल जाता है। अब करना क्या सर, यहाँ पर भी अगर आप देखते हो तो इन्वायरमेंट अगेन विल गेट सम काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस, ओके। तो भैया ये तो कर दिए सेलेक्ट आपने, तो सब आधे सब्जेक्ट सेलेक्ट लगा दिए। अब क्या करना है? देखो सिंपल सा चीज है, आप जब भी रिवीजन करने बैठते हो, जब भी आप रिवीजन करने बैठते हो, आपको कपल करने इन सब्जेक्ट्स को, एक ही टाइप के सब्जेक्ट्स को लेकर रिवाइज करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं से आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। आपको अपने दिन के, मैं मान के चलता हूँ मिनिमम 10 आवर्स आप डिवोट कर सकते हो, मिनिमम 10 आवर्स। देखो, अच्छी जॉब चाहिए, पहली बार में चाहिए, इतना पढ़ाई करना पड़ेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरआरबी का जो आपका पेपर है वो मार्च लास्ट वीक में या अप्रैल फर्स्ट वीक में होने के उसके पूरे पूरे चांसेस है। मोस्ट प्रोबेबली मार्च लास्ट वीक तक ये आपका पेपर हो जाना चाहिए। तो अगर यहां से भी आप दिन गिनना चालू करते हो तो आपके बड़े बड़े 20 दिन बच रहे हैं। अगर 20 दिन के आसपास का टाइमिंग आप लेके चलते हो तो 10 आवर्स डेली आपको डिवोट करने चाहिए, बाय मिनिमम ले रहा हूं, इससे ज्यादा अगर आप प्रोवाइड कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इन 10 घंटों में से आपको 2 आवर्स डेली अपने नॉन टेक के सब्जेक्ट्स पे डिवोट करना है, नॉन टेक के सब्जेक्ट्स पे डिवोट करने हैं।
उसका सिनेरियो जाने वाला है, क्योंकि देखो 50 क्वेश्चन आपको नॉन टेक से भी मिलने वाले हैं, तो आप ऐसा सोचते हैं कि लास्ट टाइम पर जाके एक दिन पढ़ लेंगे नॉन टेक, उससे काम निकल जाएगा। डियर, इसमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बेसिक कंप्यूटर साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। टाइम लगेगा, इट विल टेक सम टाइम। तो आपको अपने दिनचर्या में ये जो 10 घंटे ले रहे हो, इसमें से 2 आवर्स तो आपको डेली, 10 नहीं 12 भी ले रहे हो, इसको 2 घंटे का आपको डेली का डेली पढ़ के जाना है। ठीक है, आप सब्जेक्ट्स उठा लीजिए, उसमें शफलिंग करते रहिए। आज फिजिक्स पढ़ लिया, कल केमिस्ट्री को देख लीजिए, परसों वापस से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग देख लिया। ऐसा करते करते आपको 2 घंटा एटलीस्ट आपको इसको डिवोट करना है। ठीक है, अब उसके अंदर आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है और उसी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करना है। बेटर ये रहेगा आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सर्च करके उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए आप। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट, बाकी अगर मैं 8-9 घंटे को अगर ब्रेक डाउन करना चाहूँ, ठीक है, बाकी अगर मैं 8 आवर्स का, यहाँ पर मैं 10 घंटे का ब्रेक डाउन ले रहा हूँ, इससे ज्यादा अगर आप प्रोवाइड कर पाए तो आप जो है इसमें और बेहतर तरीके से अपने टाइमलाइन को इसमें सेटिस्फाइडली बना सकते हैं। अब इस 8 घंटों को आपको क्या करना है, बेसिकली आप इसके ब्रेक डाउन करिए। ब्रेक डाउन कैसे सर, एटलीस्ट आपको 4 आवर्स अपने मेजर कपल्स को देना है। मेजर कपल्स क्या है सर, 4 घंटा मेरे को आपके पास जो स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट है उनसे जुड़ना है, और 4 घंटे मुझे मेरे जो बेसिकली वाटर या सॉइल बेस्ड सब्जेक्ट्स है, वाटर या फिर सॉइल बेस्ड सब्जेक्ट जो है उनसे लेना है। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा किसी दिन अगर आपने चाहा तो वाटर या सॉइल बेस्ड सब्जेक्ट नहीं लेके आपने ट्रांसपोर्टेशन या ऑटोकैड को बेसिकली टाइम दे दिया। ऑटोकैड अगर जनरली अगर हम बात करें तो 2 से 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आपको पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप आधा घंटा भी अगर पढ़ लेंगे, और या फिर आप मान के चलिए इस टोटल 20 दिन के अंदर आपने 5-7-8 घंटे भी अगर ऑटोकैड को डिवोट कर दिए, मोर देन इनफ रहने वाला आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। तो बस एक ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट और वाटर बेस्ड सब्जेक्ट, इनमें आप क्या करना है, आपको बेसिकली इनको आप डिवोट करते चलिए। जैसे 4 घंटे हमको स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आज मैंने आरसीसी लेके चालू हो गया, तो आरसीसी को 4 घंटे मेरे को आरसीसी को डिवोट करना है, और उसी के साथ साथ 4 घंटे इनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो। इससे फायदा रहेगा, केवल अगर स्ट्रक्चर बेस्ड सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज करोगे तो उसमें आपको बोरियत या फिर आपको लेथर्जी भी आ सकती है। आपको जो है बेसिकली अगर हम बात करें तो आप उस चीज से ऐसा अफेक्ट हो सकते हैं कि अब जो है पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप इनको कंबाइन करते हुए चलेंगे तो उससे आपको ये फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स और इन सब्जेक्ट्स का बिल्कुल एक दूसरे से कोई लेन देना नहीं है। ये अपनी जगह चलते हैं, ये अपनी जगह चलते हैं, तो आपको बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट, फ्रेश कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे जिनको आप इजीली जो है वापस फॉलो आउट कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए जो 2 घंटे का आपका नॉन टेक पोर्शन है ये आपका स्ट्रेस रिलीवर हो। ठीक है, स्ट्रेस रिलीवर एज इन सेंस, अगर आपने जैसे स्ट्रक्चर 4 घंटे पढ़ लिया, अब आपके दिमाग को थोड़ी देर रेस्ट चाहिए। अगर रेस्ट चाहिए उस टाइम पर आप ये 2 घंटे बीच में क्लब आउट कर दो नॉन टेक वाले। अगेन आपके दिमाग को थोड़ा बहुत रेस्ट मिलेगा, जिससे वो नेक्स्ट 4 घंटे के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो सकता है। अब इन 4 घंटे में भी अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट यहाँ पर जो 4 आवर्स का जो आपने ब्रेकडाउन लिया है उसमें एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 आवर्स, 2 to 2.5 आवर्स आपको क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। तो जो भी आप कंसेप्ट देखें, जो भी आपने मान लीजिए कुछ 4 चैप्टर पढ़ लिया आपने 1.5 घंटे में, रिवाइज ही हो रहा है इस टाइम में, तो आपने मान लीजिए 1 डेढ़ घंटे के अंदर कोई सब्जेक्ट आपने रिवाइज कर लिया या उसके कुछ चैप्टर्स रिवाइज कर लिए, उस चैप्टर के क्वेश्चंस आपको अगले 2-2.5 घंटे बेसिकली सॉल्व आउट करने हैं। उससे ये फायदा होगा आपको कि जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जिस टॉपिक से आपने बेसिकली स्टडी किया है, उस टॉपिक के अगर आप क्वेश्चंस लगाते हैं, कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आपको ये भी पता चलेगा उसको अप्लाई कैसे करना है। तो एप्लीकेशन पोर्शन भी क्लियर होता रहेगा। तो आपको बेसिकली डेली अगर मैं ये 4 आवर्स का बेसिकली ब्रेकडाउन अगर दे रहा हूँ, तो इसके अंदर 2.5 घंटे आपको प्रैक्टिस मारनी है और 1 से 1.5 घंटा आपको बेसिकली चीजों को रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स, अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स, इन तकनीकों का यूज कर सकते हैं ताकि बेहतर तरीके से आप चीजों को रिवाइज कर सकें। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपने अभी तक एटलीस्ट सब्जेक्ट्स को अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया होगा, तो एटलीस्ट आपने सब सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं। तो जब आपने सब्जेक्ट्स पढ़ रखे हैं तो उनका रिवीजन के लिए जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए, उन शॉर्ट नोट्स को फॉलो करिए। उन शॉर्ट नोट से अपने जो टॉपिक्स है, अपने जो एरियाज है, उनको रिवाइज करिए और उन पे प्रॉपर प्रैक्टिस करिए। क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस का पोर्शन भी अधूरा रह गया तो भी आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत महसूस होगी। केवल कंसेप्ट जानने से एग्जाम नहीं निकलता है, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस जरूरी होगी। तो ऐसा कुछ आप अगर ब्रेक डाउन करके प्रॉपरली मैनेज करते हैं अपना टाइम शेड्यूल, तो जरूर आपका इस बार के अंदर आरआरबी का सीबीटी क्वालिफाई हो जाएगा और इस साल के खत्म होने से पहले आपके और आपके परिवार के हाथ में एक प्रॉपर ड्रीम जॉब अपने हाथ में होगी। तो ऐसे ही और सेशंस के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।